वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, हाल ही में मैंने अभी एक सीरीज एक्सप्लेन करी है जिसका वेट शायद काफी लोग काफी टाइम से कर रहे थे, क्योंकि ये सीरीज कोविड के अंदर आई थी, जिसके बाद इसका सीजन आने में काफी देरी लग गई थी। मैं बात कर रही हूँ गाइस असुर सीरीज की, जिसे अब तक आप सभी लोगों ने देख ली होगी। और अगर अब तक भी आपने उस सीरीज को नहीं देखी है तो गाइस उसे जरूर चेकआउट करिएगा, क्योंकि गाइस सेकंड सीजन सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। ये मूवी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ चीजें पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों को बॉलीवुड वेब सीरीज देखने में इंटरेस्ट है, या फिर आप यही हॉलीवुड मूवीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। अगर आपकी कोई बॉलीवुड फेवरेट वेब सीरीज है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, नहीं तो फिर हम लोग हॉलीवुड पे ही कंटिन्यू करेंगे। हॉलीवुड वेब सीरीज गाइस, अगर आपको अब तक भी नहीं पता है तो हमारी दूसरे चैनल जिसका नाम वेब सीरीज एक्सप्लेनर्स है, उस पे अपलोड होती रहती है। अगर अब तक भी आपने उस चैनल को चेकआउट नहीं किया है तो गाइस प्लीज आप उसे जरूर चेकआउट करिएगा। तो चलिए फिर आप सभी लोगों के जवाब की प्रतीक्षा करते हुए आज इस मूवी की स्टार्टिंग करते हैं। कैसा हो कि जब एलियंस अपने आप के एग्जिस्ट होने पे काफी ज्यादा खतरा समझने लगे, उन्हें लगने लगे कि शायद अर्थ उन एलियंस के लिए खतरा बनने वाला है। अर्थ पे रहने वाले जितने भी लोग हैं वो खुद ही अपनी दुनिया को बर्बाद करने वाले हैं। तो इस सिचुएशन में एलियन इंसानों को जिंदा छोड़ेंगे या फिर उन्हें जान से मार देंगे। मूवी की स्टार्टिंग 1928 इंडिया के एक माउंटेन से स्टार्ट होती है। दिखाया जाता है कि इस समय एक स्पेसशिप धरती पे लैंड हुआ है और उसके बाहर एक आदमी भी खड़ा है। वो आदमी उस बड़े से कवर के पास जाने लगता है और कोशिश करता है कि उसके अंदर क्या है ये जान सके। इसी के कारण उसे तोड़ने लगता है। तभी वो बड़ा सा स्पेयर काफी ज्यादा शाइन करने लगता है, जिसके बाद वो आदमी वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो उसके हाथ पे उसे एक निशान दिखाई देता है। साथ ही में उसके सामने वो बड़ा सा स्पेयर भी नहीं था। जिसके बाद कहानी 80 साल बाद में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पे हम एक लैब के अंदर प्रोफेसर हेलन को देखते हैं। वो एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट थी जो कि अर्थ और स्पेस पे मिलने वाले अलग अलग तरह के पार्टिकल्स के ऊपर रिसर्च किया करती थी। हेलन की लाइफ कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और उसके साथ उसका एक स्टेप सन रहता था जिसका नाम जेकब था। हेलन जेकब से काफी ज्यादा प्यार करती थी, जबकि वो उसका बेटा भी नहीं था। लेकिन जेकब हेलन से इतना प्यार नहीं करता था, उसे अपने ही पेरेंट्स चाहिए थे। एक रात हेलन जब अपना डिनर बना रही थी, उसी समय काफी सारी आर्मी और उसके साथ में कुछ लोग जो कि पूछताछ कर रहे थे हेलन को अपने साथ ले जाते हैं। वो जेकब को अपने नेबर्स को दे जाती है। ये मिशन काफी ज्यादा सीक्रेट था, इसी के कारण हेलन को रास्ते में कुछ भी नहीं बताया जा रहा था। एक साथ में काफी सारी फोर्स यहाँ पे थी। हेलन एक ऐसी जगह पे थी जहाँ पे और भी कई सारे साइंटिस्ट थे और उन सब लोगों को नासा फैसिलिटी में लेके आया जाता है। हेलन वहाँ पे खुद के एक फ्रेंड माइकल से मिलती है। पता चलता है कि माइकल ने ही हेलन का नाम सजेस्ट किया था। जिसके बाद अब इन सारे साइंटिस्ट को बताया जाता है कि आखिर इन सब लोगों को यहाँ पे क्यों लाया गया है। प्रेजेंटेशन में पता चलता है कि डीप स्पेस से एक अननोन ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। शायद 1 घंटे के अंदर अंदर वो अर्थ से टकराने वाला है। ऑब्जेक्ट काफी छोटा था जो कि अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता था, लेकिन शायद उस पार्ट को जरूर डिस्ट्रॉय कर सकता है जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट लैंड होने वाला था। ऑब्जेक्ट की लोकेशन को देख लिया गया था कि वो मैनहट्टन तक पहुँचने वाला है। 1 घंटे के अंदर पूरी की पूरी सिटी को खाली नहीं कराया जा सकता है। ये मीटिंग असल के अंदर इसलिए बुलाई गई थी क्योंकि यहाँ पे कोई भी उस ऑब्जेक्ट को रोकना नहीं चाहता था, बल्कि ये सारे लोग एलियंस की एग्जिस्टेंस को पता करना चाहते थे कि अगर ये ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर एंटर करता है तो वो कैसा दिखता होगा और अर्थ पे आने के बाद सिचुएशन कैसी होती जाएगी। मैनहट्टन के पास रहने वाले जितने भी यहाँ पे लोग थे, यानी कि साइंटिस्ट थे, वो सब डरने लगे थे क्योंकि ये लोग अपनी फैमिली को भी इन्फॉर्म नहीं कर सकते थे। लेकिन हेलन चोरी छुपे वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ से अपने नेबर्स को कॉल करके बेसमेंट में जाने के लिए कहती है। एक तरफ तो ये सारे साइंटिस्ट मैनहट्टन के एक सेफ प्लेस पे जाने के लिए निकल गए थे, वहीं दूसरी तरफ वो ऑब्जेक्ट मैनहट्टन की तरफ काफी तेजी से बढ़ता जा रहा था। मिलिट्री वाले पूरी तरीके से रेडी थे उस ऑब्जेक्ट को उड़ाने के लिए। ऑब्जेक्ट जब तक मैनहट्टन पे टच करता उससे पहले ही एकदम शांति हो गई थी, यानी कि ना तो कोई बड़ा सा ब्लास्ट हुआ था और ना ही कोई बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हुई थी, यानी कि सब कुछ बहुत नॉर्मल चल रहा था। इसी के कारण आर्मी ने भी शूटिंग का ऑर्डर नहीं दिया था। स्पीड चेक करने पे पता चलता है कि अर्थ के ऑर्बिट में आते ही उस ऑब्जेक्ट ने अपनी स्पीड काफी ज्यादा कम कर दी थी और अब वो न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में आके लैंड हो चुका था। सारे साइंटिस्ट उसके आसपास पहुंच चुके थे। ये ऑब्जेक्ट एक ग्लोइंग सा स्पेयर था। सबको डर भी था, लेकिन पता भी करना था कि आखिर ये चीज क्या है। जिसके बाद में जब एक साइंटिस्ट आगे जाता है तो उस ग्लोइंग स्पेयर के अंदर से एक हाथ बाहर आता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो एलियन बाहर आने लगता है। वो साइंटिस्ट और कोई नहीं बल्कि हेलन ही थी। मिलिट्री को इस बारे में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है और उन्हें ये सब कुछ थ्रेट लगने के कारण वो शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। गोली जाके सीधा एलियन को लगती है और वो जाके सीधा हेलन की गोदी में गिरता है। गोली सबसे पहले अर्थ वाले लोगों ने चलाई थी, जिसके बाद में अंदर से एक बहुत बड़ा जाइंट रोबोट निकलता है जिसके अंदर हाई पिच की इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पल्स थी। इससे लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि अर्थ के लोगों की जितनी भी टेक्नोलॉजी थी वो सब कुछ बंद हो जाती है। फिर चाहे वो किसी का कम्युनिकेशन हो या फिर कोई मशीन हो या फिर कोई गाड़ी हो या फिर कोई बंदूक हो। इस जाइंट रोबोट को एक नाम दिया गया है जिसका नाम गोट था, यानी कि जेनेटिक ऑर्गेनाइज रोबोटिक टेक्नोलॉजी। हमें दिखाया जाता है कि वो इतना ज्यादा पावरफुल रोबोट था जो कि अर्थ को एक ही मिनट में डिस्ट्रॉय भी कर सकता था। वो रोबोट अब आगे बढ़ के उस एलियन को उठाने के लिए जाता है, लेकिन तब तक वो एलियन अपनी लैंग्वेज के
अंदर कुछ वर्ड्स बोलता है। रोबोट वहीं पे रुक जाता है और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो बंद हो जाता है। एलियन लैंग्वेज में उसका मीन्स था थैंक यू, यानी कि रोबोट अगर एलियन की मदद करने भी आया तो भी एलियन को उसकी मदद नहीं चाहिए थी। इस रोबोट को इसीलिए ही बनाया गया था ताकि इस एलियन के ऊपर अगर कोई भी आंच आए या फिर ये किसी भी तरीके के खतरे में हो तो वो इस एलियन को बचा सके। साथ ही में रोबोट के सिस्टम में ये भी था कि अगर वो वायलेंस देखेगा तो अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएगा। जिसके बाद अब उस एलियन को हैंड टू हैंड अपने साथ में उस सीक्रेट चैम्बर में लेके जाते हैं जहाँ पे उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है। सर्जरी करके बुलेट तो बाहर निकाल ली गई थी, लेकिन पता चलता है कि ये एलियन एक बायो सूट के अंदर था। ये एक ऐसा सूट था जो कि उस एलियन को अर्थ के एनवायरनमेंट से बचा रहा था। जैसे जैसे सर्जरी खत्म होती जाती है वैसे वैसे वो पूरा कवर एक तरीके से हटता जाता है और उस कवर के अंदर कोई अलग तरीके की चीज नहीं थी, बल्कि वो एलियन इंसान के अंदर बदल गया था। साथ ही में वो सूट पूरी तरीके से प्लेसेंटा का बना हुआ था। हेलन की स्टडी बताती है कि अगर एलियन को अर्थ के ऊपर उतरना है तो उसे इंसान बनना पड़ेगा। यही रीजन था कि उस एलियन ने खुद को पहले इंसान के फॉर्म में जन्म दिया। हेलन का कहना था कि जरूर ये एलियन पहले भी अर्थ पे आ चुके हैं और उन्होंने इंसानों का डीएनए कलेक्ट किया होगा। इसी डीएनए के कारण ये इंसान बना पा रहे हैं। जब तक सर्जरी चल रही थी और उसके बाद जब तक उस एलियन को ऑब्जर्वेशन में रखा गया तब तक वो पूरी तरीके से इंसान बन चुका था, एक अडल्ट आदमी। अगर हम उसे ढंग से देखें तो हम मूवी के स्टार्टिंग में पहुंच जाते हैं। वही आदमी या फिर हम कहें वही माउंटेनर जो कि उस चमकते हुए स्पैर के बाहर खड़ा था, यानी कि उसी आदमी का डीएनए इस एलियन ने लिया था। हेलन उस एलियन से बात करने की कोशिश करती है ताकि वो एलियन कुछ नुकसान न पहुंचाए किसी को और बात भी कर सके। एलियन भी बात करने की कोशिश करता है और खुद का नाम क्लाटू बताता है। उसका कहना था कि वो अर्थ को बचाने के लिए आया है। जिसके बाद यहाँ पे यूएस के डिफेंस सिस्टम की हेड पहुंचती है, जिसे लगता है कि ये एलियन इस अर्थ के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ये इतना ज्यादा पावरफुल एलियन था कि उसने हर एक सैटेलाइट सिस्टम को ब्लॉक कर दिया है। इस समय की कोई भी टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रही थी और अब क्लाटू का यहाँ पे इंटरोगेशन शुरू हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि उससे आगे की बातें पूछी जा रही थी। क्लाटू इस वर्ल्ड के लीडर से मिलना चाहता था, लेकिन रेजिना इस बात पे कोई ध्यान नहीं देती। क्लाटू को ये बात पसंद नहीं आती, इसी के कारण वो वहाँ के लोगों को थोड़ा परेशान करके वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद पता चलता है कि पूरी दुनिया से खबरें आ रही है कि पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों के अंदर वही गोल्डन स्पैर लैंड करते जा रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वो सारे एलियन जो कि इंसान में बदलने वाले हैं वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंच चुके हैं। लोग इस चीज को एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे, इसी के कारण हर जगह दंगे फसाद होने लगे थे। जिसके बाद हमें पता चलता है कि क्लाटू एयरपोर्ट पे गया है, लेकिन उस समय उसे कुछ ठीक नहीं लगता है। वो हेलन के ऊपर बिलीव करता था, इसी के कारण वो हेलन को कॉल करता है और उससे मिलने के लिए बुलाता है। हेलन अपने बेटे जेकब को लेके ही क्लाटू से मिलने के लिए जाती है। क्लाटू उसे बताता है कि मुझे आगे जाके एक जगह पे रुकना है। हेलन उसे मैकडी के बाहर उतार देती है। क्लाटू यहाँ के एक आदमी से मिलता है और हमें पता चलता है कि ये आदमी भी एलियन ही है, जो कि कई साल पहले ही अर्थ पे आ चुका था। इस आदमी को ह्यूमन रेस को स्टडी करने के लिए ही भेजा गया था। वो बताता है क्लाटू को कि अर्थ पे रहने वाले सारे इंसान नेचर को लेकर डिस्ट्रक्टिव है। सबको पता है कि अर्थ जल्द ही डिस्ट्रॉय होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग चीजों को ठीक नहीं करना चाहते हैं। क्लाटू ने भी ये चीज खुद एक्सपीरियंस करी थी, क्योंकि वो रेजिना से बात करना चाहता था और अर्थ के लीडर से मिलना चाहता था, लेकिन रेजिना ने ध्यान नहीं दिया इस बात पे और क्लाटू भी ये चीज समझ चुका था कि अर्थ के लोगों का नेचर कैसा है। क्लाटू अब तक एक डिसीजन ले चुका था और अब वो हेलन के साथ में एक जंगल में पहुंच जाता है, जिसके बाद में वहाँ के स्पैर को वो एक ऑर्डर देता है कि अर्थ के ऊपर जो चीज भी एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि जो चीज भी अलाइव है, पेड़ पौधे जानवर इंसान बच्चे, उसे हर चीज का डीएनए कलेक्ट करना है। जिसके बाद उस पेड़ के अंदर काफी सारे जानवर पहुंच चुके थे, फिर वो पानी के हो या फिर जमीन के। हेलन को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब चीजें क्यों हो रही है, इसी के कारण वो क्लाटू से पूछ लेती है कि ये सब क्या हो रहा है। हेलन कहती है कि तुम तो यहाँ पे हमारी मदद करने के लिए आए थे। जिसके बाद क्लाटू अब चीजें रिवील करने लगता है। वो कहता है कि मैं इंसानों को नहीं बल्कि अर्थ को बचाने के लिए आया हूँ। वो बताता है कि अर्थ को इंसानों से बचाने की जरूरत है। क्लाटू एक ऐसा एलियन था, साइंटिफिकली एडवांस सोसाइटी से बिलोंग करता था। क्लाटू का प्लेनेट जुपिटर से आगे था। उनके पास इतनी ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी थी कि उन्होंने पूरे यूनिवर्स को स्टडी करके रखा था। उन्हें ये बात पता चल चुकी थी कि पूरे यूनिवर्स के अंदर काफी कम प्लेनेट ऐसे हैं जिसके अंदर जिंदा रहा जा सकता है, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्लेनेट अर्थ ही है। लेकिन इंसानों का कहना है कि वो टेक्नोलॉजी को और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। इसके चक्कर में अर्थ धीरे धीरे करके खुद को डिस्ट्रॉय करता जा रहा है। क्लाटू को लगा था कि अर्थ की टेक्नोलॉजी जो रेज यूज कर रही है, जो आइटम बॉम्ब्स या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब यूज कर रही है, उससे एलियन की सोसाइटी और प्लेनेट को काफी ज्यादा खतरा है। अगर इन न्यूक्लियर बॉम्ब या फिर एटम बॉम्ब से अर्थ ही डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर ये एलियंस कहीं पे भी जाके एग्जिस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद में अगर अर्थ डिस्ट्रॉय हो गया तो यूनिवर्स के अंदर काफी सारे चेंजेस आ जाएंगे, और उस चेंजेस को अभी तक ये एलियन भी डिकोड नहीं कर पाए हैं। जिसके बाद सारे एलियंस ने मिलके, या फिर हम कहें कि क्लाटू की सोसाइटी ने, एलियन सोसाइटी ने यही सोचा है कि ये लोग मिलके अर्थ पे रहने वाले इंसानों को मार दे, ताकि अर्थ एक बार फिर से जन्म ले, बिल्कुल प्योर हो जाए, और उसके बाद में हमेशा हमेशा के लिए यूनिवर्स में बैलेंस बना के रखे। यही रीजन था कि वो अब अर्थ को डिस्ट्रॉय करेगा, यानी कि अर्थ पे रहने वाले लोगों को। जिसके बाद हेलन डरी हुई थी और क्लाटू से सिर्फ चांस मांगती
बोलती है कि ऐसा नहीं है कि इंसान बदल नहीं सकते, एटलीस्ट हमें मौका तो मिलना चाहिए। वो क्लाटू को इंसानों के बारे में समझाती है, ओपिनियन उसका बदलने की कोशिश करती है। यही कारण था कि वो उसे अपने साथ लेके एक प्रोफेसर के पास आती है। वो प्रोफेसर काफी अच्छी स्टडीज कर चुके थे, एक नोबेल प्राइज विनर थे, साथ ही यूएन के मेंबर भी थे। क्लाटू जब यहाँ पे प्रोफेसर के घर पे पहुँचता है तो उसे वहाँ पे एक इक्वेशन मिलता है जो कि शायद इस अर्थ के ऊपर चुनिंदा लोग ही सॉल्व कर सकते थे। क्लाटू जाते उस इक्वेशन को सॉल्व कर देता है। प्रोफेसर समझ गए थे कि ये कोई नॉर्मल इंसान है ही नहीं। उन्हें पता चलता है कि ये वही एलियन है जिसके बारे में टीवी पे अभी तक न्यूज आ रही है। प्रोफेसर क्लाटू से उसकी रेस के बारे में पूछते हैं, साथ ही में पूछते हैं कि वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तब क्लाटू अपने रेस और अपने प्लेनेट के बारे में बताता है। उन्हें पता चला था कि उनके प्लेनेट के पास वाला सन जो कि डिस्ट्रॉय होने वाला था, जिससे कि पूरी एलियन की कम्युनिटी ही डिस्ट्रॉय हो जाती, जिसके बाद में ये सारे एलियंस एकजुट हो गए और उसके बाद में कुछ ऐसे चेंजेस किए ताकि इनका सन वापस ही बच सके। जिसके बाद में प्रोफेसर समझाते हैं कि तुम लोगों की कम्युनिटी के साथ में ऐसा तब हुआ जब तुम्हें ये बात फील हो चुकी थी कि जब तुम सब सारे एलियंस खत्म होने वाले हो। यही कारण था कि तुम लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए इतनी सारी कोशिशें करी और यही कारण है कि तुम लोग जिंदा हो। अब यही चीज इंसानों के ऊपर भी डिपेंड करती है। अभी तक भी इंसानों को ये चीज समझ में नहीं आई है कि उनकी अर्थ डिस्ट्रॉय हो रही है या फिर ये लोग मरने की कंडीशन पे है। अगर इन लोगों को चांस भी नहीं मिला और उसके बाद डायरेक्ट इन लोगों को मार दिया जाए तो ये बहुत ही गलत बात होगी। क्लाटू इन चीजों से थोड़ा थोड़ा कन्विंस हो ही रहा था, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि जेकब काफी गुस्सा था क्योंकि उसकी माँ एक एलियन के साथ में घूम रही थी। इसी के कारण उसने 911 को कॉल कर दिया था और यहाँ पे तब तक पुलिस पहुँच चुकी थी। अब इस मोमेंट के अंदर क्लाटू, जेकब और हेलन तीनों ही यहाँ से भागने लगते हैं। मिलिट्री के जेट यहाँ पे पहुँच चुके थे जिनका काम था कि वो हेलन और जेकब को सेफली अपने पास ले जाएं। इसी के कारण वो हेलन को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन क्लाटू बाकी दो चॉपर्स को ब्लास्ट कर देता है, जिसके बाद जेकब बहुत ज्यादा डर जाता है और क्लाटू से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे मेरे घर जाने दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब मिलिट्री वाले मिलके जहाँ पे गॉड खड़ा था उससे बचने की कोशिश कर रही थी, या फिर हम कह सकते हैं कि उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ये मिलिट्री वाले एक भी चीज के अंदर सक्सेसफुल नहीं थे। क्लाटू उन हर चीज को डिस्ट्रॉय कर रहा था जो कि उसके आसपास आ रही थी। और अब मिलिट्री वालों ने भी खुद की एक नई तरकीब बनाई। वो गॉड को तीनों तरफ से घेर लेते हैं और उसे एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में ले जाते हैं। उस पूरी फैसिलिटी को ब्लॉक कर दिया जाता है और साथ ही में उसे एग्जामिन किया जाता है। उसी समय पे गॉड अपने छोटे छोटे से इंसेक्ट क्रिएट कर देता है। पता चलता है कि वो अपनी पूरी बॉडी को फटाफट से रेप्लिकेट कर रहे थे, यानी कि वो पूरी बॉडी का मटेरियल छोटे छोटे से इंसेक्ट बनके काफी ज्यादा क्वांटिटी में उड़ने लगे थे। इतने ज्यादा इंसेक्ट एक साथ में बाहर निकलते हैं और पूरी फैसिलिटी को बर्बाद कर देते हैं। बाहर आने के बाद वो और ज्यादा वाइल्ड हो जाता है। न टैंक, न बॉम्ब, किसी भी तरीके का कोई भी वेपन काम नहीं कर रहा था। साथ ही में ये छोटे छोटे से इंसेक्ट मिलके इतना बड़ा तूफान लाते हैं कि शहर की कई सारी चीजों को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। अब तक रेजिना को समझ में आ चुका था कि उसने जो डिसीजन लिया था वो गलत लिया था। इसी के कारण वो हेलन से मिलने के लिए आती है और अब हेलन क्लाटू के प्लान को रेजिना को बता देती है। रेजिना हेलन से रिक्वेस्ट करती है और क्लाटू को रोकने के लिए कहती है। हेलन के साथ अब माइकल भी आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ सीन क्लाटू और जेकब पे शिफ्ट होता है। ये दोनों एक साथ में आगे बढ़ते जा रहे थे। हम कह सकते हैं कि क्लाटू ने अब तक इंसान के सबसे अच्छे रूप को देखा था, यानी कि वो जेकब जो कि एक छोटा सा बच्चा था और उसके पास में कितनी मासूमियत थी, ये सब चीजें क्लाटू समझने लगा था। बात करते करते ये दोनों ही कैबिन तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पे क्लाटू वहाँ रखे फोन को स्टार्ट कर देता है और जेकब वहाँ पे अपनी मॉम हेलन को कॉल करता है। वो कहता है कि आपको हमारे फादर की ग्रेव पे आना होगा। क्लाटू और जेकब भी कुछ लोगों की मदद करके जेकब के फादर की ग्रेव तक आ जाते हैं। अब तक क्लाटू और जेकब में फ्रेंडशिप भी हो चुकी थी। जेकब को लगा था कि शायद क्लाटू के पास में और भी ज्यादा पावर्स होंगी, क्योंकि अब तक वो काफी नई नई चीजें कर चुका था। इसी के कारण वो कहता है कि मेरे फादर जो कि मर चुके हैं, क्या आप उन्हें जिंदा कर सकते हैं? लेकिन क्लाटू के पास में ये पावर्स नहीं थी कि वो मरे हुए लोगों को जिंदा कर सके। जेकब हार चुका था और रोने लगता है कि वो इस दुनिया में अकेला है। तब तक यहाँ पे हेलन पहुंच जाती है, जो कि उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ में मैं हूँ। स्टेपसन होने के बावजूद भी हेलन जेकब से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा रही थी। क्लाटू इस रिलेशन को समझने लगा था और इन चीजों के बाद में उसे समझ में आ गया था कि इंसानों के अंदर इमोशन और रिलेशनशिप कितने ज्यादा मैटर करते हैं। और साथ ही में वो कन्विंस हो जाता है कि इंसान बुरे नहीं होते हैं, साथ ही उन्हें एक चांस मिलना चाहिए खुद को वापस से और खुद के अर्थ को ठीक करने के लिए। इसी के कारण क्लाटू अब खुद गॉड को रोकने की कोशिश करता है। एक साथ में ये चारों मैनहट्टन की तरफ जाने लगते हैं। पता चलता है कि वहाँ पे काफी ज्यादा इंसेक्ट पूरे शहर को तबाह कर रहे थे। प्रेसिडेंट के ऑर्डर के कारण रेजिना एक बहुत बड़ी मिसाइल लॉन्च करवाती है। ये चारों ही उस स्पेयर के पास में थे और माइकल इतना ज्यादा पास में था कि वो भी मर जाता है। हेलन और जेकब भी इन बड़े से इंसेक्ट के पास में पहुंचने वाले थे। वो इन दोनों की पहले तो जान बचाता है और उसके बाद में इतने सारे इंसेक्ट को टच करके अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब करने लगता है। उनसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेट होती है। उस स्पेयर से ऐसी टेक्नोलॉजी निकलने के कारण वो सारे इंसेक्ट अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एलियन तो यहाँ से चले गए थे, लेकिन जाने से पहले इंसानों को एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि कैसे उन्होंने अपनी सारी टेक्नोलॉजी को खो दिया है। अब उन्हें वापस से एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी।
पड़ेगी, यानी कि हर एक चीज को फिर से बनाना पड़ेगा। ब्लैकआउट होने के कुछ टाइम बाद में धीरे धीरे करके वो स्पैर अर्थ से जाने लगता है। जेकब बताता है कि क्लाटू मरा नहीं है, बल्कि वो बस यहाँ से चला गया है। तो गाइस, आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।